नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद टीवी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भारत को और भी शक्तिशाली और समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है सरकार। सरयू नहर परियोजना के उद्घाटन के मौके पर बलरामपुर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 50 साल से अटके प्रोजेक्ट के लिए पिछली सरकारों को ठहराया जिम्मेदार। तालिबान के सत्ता संभालने के बाद अफगानिस्तान पहुंची भारत से चिकित्सा सहायता की पहली खेप। काबुल में WHO के प्रतिनिधियों को सौंपी गई 1.6 मीट्रिक टन जीवन रक्षक दवाएं। मुश्किल समय में मदद के लिए अफगानिस्तान के राजदूत ने जताया आभार। ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में 7 और दिल्ली में एक नया केस आने के बाद देश में कुल 33 मामले। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कोविड की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने का दिया निर्देश। देश में अब तक 132 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीकाकरण। पोखरण रेंज में पिनाक ER मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफल परीक्षण। उन्नत रेंज के पिनाक रॉकेट अब उत्पादन के लिए तैयार। DRDO और वायुसेना ने स्वदेशी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का भी किया सफल परीक्षण। और अमेरिका के केंटकी में टॉर्नेडो का कहर, 50 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर। कई मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का काम जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार भारत को और शक्तिशाली और समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में वो करीब 10,000 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी सभी को सशक्त बनाने में जुटी है। किसानों के खेत तक पानी पहुंचे, ये उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल में करके दिखाया और यही डबल इंजन की सरकार है। अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर सरयू नहर। इसी हफ्ते गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर कारखाने और एम्स का लोकार्पण किया गया, उनका भी बरसों से इंतजार हो रहा था। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी फाइलें बरसों से चल रही थी, लेकिन इस एयरपोर्ट को भी शुरू करवाने का काम डबल इंजन की सरकार ने ही किया है। साथियों, हमारी सरकार किस तरह बरसों पुराने सपनों को साकार कर रही है, इसका एक और उदाहरण केन बेतवा लिंक परियोजना भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 50 साल पहले इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था, तब इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी और आज करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद ये परियोजना पूरी हुई। पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, लेकिन उनकी प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। पहले होना था 100 करोड़ में, आज हुआ 10,000 करोड़ में। जिन्होंने नहीं किया वे आपके गुनहगार है कि नहीं है? आपके गुनहगार है कि नहीं है? ऐसे लोगों को आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? पक्का देंगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहले की सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत इस देश को चुकानी पड़ी है।
इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस परियोजना से किसानों और युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। योजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और इस क्षेत्र के लगभग 29 लाख किसान लाभान्वित होंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र में पर्यटन की अनेक संभावनाएं बढ़ेंगी, किसानों की आमदनी आगे बढ़ेगी, यहां के नौजवानों को यहां से पलायन नहीं करना पड़ेगा। अत्याधुनिक खेती के माध्यम से सिंचाई की परियोजनाओं का लाभ उन्हें यहां पर प्राप्त होगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण का दूसरा मामला मिला है और इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित व्यक्तियों की जो कुल संख्या है वो 33 पहुंच गई। दिल्ली में जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका से ट्रैवल करके आए एक व्यक्ति के शनिवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। संक्रमित व्यक्ति को LNJP हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उसे सिर्फ कमजोरी की शिकायत है। महाराष्ट्र में कल ओमिक्रॉन के 7 नए मामले सामने आए। ओमिक्रॉन के संक्रमितों में एक 3.5 साल की बच्ची शामिल है। दिल्ली में 2, महाराष्ट्र में 17, राजस्थान में 9, गुजरात में 3 और कर्नाटक में 2 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अगर किसी भी जिले में केस बढ़ते हैं तो गहन निगरानी और स्थानीय स्तर पर आइसोलेशन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि मिजोरम, केरल और सिक्किम इन 3 राज्यों के 8 जिलों में पिछले 2 हफ्ते से मामलों में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 19 जिलों में 5 से 10% मामले बढ़े हैं। इन 27 जिलों में स्थिति पर कड़ी निगरानी जरूरी है। उन्होंने इन जगहों पर कोविड दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने की बात कही। साथ ही 10% से अधिक दर वाले जिलों में रात्रि कर्फ्यू और विभिन्न आयोजनों के लिए सीमा तय करने को कहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 132 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 76,36,000 से अधिक टीके लगाए गए और इस दौरान 7,992 कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 9,265 मरीज स्वस्थ हुए। फिलहाल देश में 93,000 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो पिछले 559 दिनों में सबसे कम है। संक्रमण से स्वस्थ होने की जो दर है वो 98.36% है। भारत ने मानवीय सहायता के तहत चिकित्सा आपूर्ति अफगानिस्तान को भेजी है। इन दवाओं को काबुल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों को सौंपा गया। ये दवाएं काबुल के इंदिरा गांधी बाल अस्पताल में भेजी गई। राहत सामग्री उसी विमान से भेजी गई जिसमें कल अफगानिस्तान में फंसे 104 लोगों को भारत लाया गया था। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुनदजे ने इस मामले में भारत के लोगों की ओर से उपहार करार देते हुए कहा कि 1.6 मीट्रिक टन जीवन रक्षक दवाएं कठिन समय में कई अफगानी परिवारों की मदद करेंगी। कल अफगानिस्तान से 10 भारतीयों और 94 अफगान नागरिकों को लाया गया था, जिनमें अफगान अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य भी शामिल थे। इस विमान में गुरु ग्रंथ साहिब की 2 प्रतियां और कुछ प्राचीन हिंदू पांडुलिपियां भी लाई गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अब तक कुल 669 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला गया है। इसमें 448 भारतीय और 206 अफगानी नागरिक हैं। इस वर्ष अगस्त के महीने में 438 भारतीयों सहित कुल 565 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला गया। पिनाक एक्सटेंडेड रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पिछले 3 दिनों में पिनाक ER एरिया डेनियल म्यूनिटिशंस और स्वदेश में विकसित फ्यूजों का विभिन्न परीक्षण रेंजों में टेस्ट किया गया। सटीकता और निरंतरता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न रेंज
और युद्धक क्षमताओं के लिए 24 रॉकेट दागे गए। अब ये रॉकेट प्रणाली उत्पादन के लिए तैयार है। इसे डीआरडीओ और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे में डिजाइन किया गया है। पिनाक पुराने संस्करण का ही उन्नत संस्करण है। इसे उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ उभरती आवश्यकताओं को देखते हुए बनाया गया। वहीं डीआरडीओ और वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली स्वदेशी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का भी सफल परीक्षण पोखरण रेंज में किया। मिसाइल ने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। मिसाइल को आरसीआई हैदराबाद ने डिजाइन और विकसित किया है। देहरादून की भारतीय सैन्य एकेडमी में पासिंग आउट परेड के साथ ही आज भारतीय थल सेना को 319 युवा जाबाजों की टोली मिल गई। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रशिक्षु सैन्य अधिकारियों को राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने का आह्वान किया। पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने जेंटलमैन कैडेट को उन चुनौतियों के बारे में बताया जिनका आज हमारा राष्ट्र क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सामना कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा झंडा दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत जैसे बहादुरों के कारण हमेशा ऊंचा रहेगा। जनरल बिपिन रावत ने यहां आईएमए में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। आईएमए के पास आउट होने वाले कैडेट ने ऐसे ही हमेशा भारत के सम्मान की रक्षा की है। देश रक्षा को सर्वस्व न्यौछावर करना यहां की पुरानी परंपरा है। On this occasion, let us recall the iconic status acquired by one of the many illustrious alumni of the Academy, General Bipin Rawat, who by dint of his hard work emerged as the role model of solidarity, conduct for the future generation. Our flag shall always fly high because brave men like you will preserve and protect its honor. अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम के तहत हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रीमद् भागवत गीता पर अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का शुभारंभ करते हुए कहा कि गीता किसी धर्म, भाषा, संप्रदाय की नहीं बल्कि मानव मात्र की है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कुरुक्षेत्र की धरती पूरे विश्व को जीवन जीने की राह दिखाती है। जब भी कोई व्यक्ति उलझनों में होता है तो गीता ही उसको सही रास्ता दिखाती है। गीता के छोटे से सार में हमारे जीवन का हर संशय को दूर करने की शक्ति है। 5000 वर्ष से ज्यादा होने के बाद आज भी गीता का ज्ञान उतना ही प्रासंगिक है। भगवान श्री कृष्ण की धरती जो हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है, ये कुरुक्षेत्र की धरती भगवत गीता के ज्ञान के आधार पर अपने जीवन जीने की राह और संस्कार दिखाने का काम करती है। आध्यात्मिक और धर्म के माध्यम से अगर शांति मिलती है तो भारत की धरती है। इसलिए विश्व के अंदर भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है। और इसी के साथ आज की खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। नॉर्थ ईस्ट रीजन में हेल्थ फैसिलिटीज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। हम चाहते हैं कि इस रीजन में भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेडिकल सेंटर जैसे एम्स लाइक इंस्टीट्यूट जैसे खुले। फिर हमारे राज्य में 2008 से जब कोई एमबीबीएस अपनी कंप्लीट करता है उसके बाद रूरल एरियाज में उन लोग को 1 ईयर रूरल कंपलसरी पोस्टिंग करना पड़ता है। तो ये एक रिवोल्यूशन था। पेशेंट सेवा से बड़ा धर्म हमारे लिए कुछ भी नहीं है और इसी बीच कोरोना के वेव के बीच हमने वो सीख लिया। देखिए, राइट टू मेडिकल फैसिलिटी सबके हक में है और उनको सबको मिलना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि इसीलिए अवेयरनेस लोगों में और ज़्यादा बढ़े। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m.
economic policies, the intellectual foundations of those policies, the impacts that this has, the numerous debates that happen both within the government and outside, numerous different technologies, companies, and interviews with eminent personalities who have been a part of this journey. Watch me, Sanjeev Sanyal, on Economic Sutra, only on Sansad TV. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब नजर राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के 16 के उमिया कैंपस में उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज और जल वितरण स्टेशन और गोटा में झील सौंदर्यीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने SCL इंडिया 2021 का सम्मेलन करते हुए संबोधित किया और कहा कि भारत में सिस्टम के कारण अधिकतम परियोजनाओं में देरी हो रही है। इससे निपटने के लिए सरकार ने उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में ड्रोन मेले का उद्घाटन किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इससे किसानों को उनके खेतों में कीटनाशक फैलाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज पणजी में 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति के बल पर दुनिया में अग्रणी देश बनेगा। कानपुर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए AC इलेक्ट्रिक सिटी बसों का संचालन आज से शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मंत्री सतीश महाना ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। पहले चरण में 2 रूटों पर 20 इलेक्ट्रिक बसों को चलवाया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फोनी तूफान से प्रभावित परिवारों के लिए PMAYG के तहत 1.84 लाख घर और अनुसूचित जनजातीय जिलों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए 13 लाख घरों की मांग की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने आज बाढ़ प्रभावित कोलाथुर में लोगों से मुलाकात की और राहत सामग्री का वितरण किया। साथ ही अधिकारियों को राहत पहुंचाने के काम में तेजी का निर्देश दिया। असम कैबिनेट ने नगर निकायों में महिलाओं को 10 वर्षों के लिए आरक्षण देकर उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए असम नगर अधिनियम 1956 में संशोधन करने का फैसला लिया है। इससे महिलाएं फैसला लेने की प्रक्रिया में अधिक असरदार ढंग से हिस्सा ले सकेंगी। त्रिपुरा सरकार ने सबरूम के मनु बांकुल इलाके में बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस विश्वविद्यालय में 31 देशों के छात्रों को बौद्ध साहित्य, संस्कृति और परंपरा पर अनुसंधान करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा परिसर में मेडिकल, तकनीकी और सामान्य डिग्री कॉलेज स्थापित करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कार्यक्रम के लिए अभी से लड्डू बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कोविड वैक्सीनेशन के लिए योग्य 100% लोगों को पहला डोज दिया जा चुका है, जबकि 96% आबादी को दूसरा डोज दिया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 16,000 लोगों को दूसरा डोज दिया जा रहा है, जिसे दिसंबर अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।
कश्मीर में श्रीनगर सहित अधिकांश स्थानों पर पिछली रात मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात रही। यहां न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे चला गया। पहलगाम में न्यूनतम तापमान -6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वायुसेना का फाइटर प्लेन MiG-21 मध्य प्रदेश के जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में स्थापित किया गया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दिल्ली से विमान से स्पेयर पार्ट्स पहुंचने के बाद इसे यहीं पर तैयार किया गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए 5 और सैन्य कर्मियों के शवों की पहचान कर ली गई है, जिसके बाद सैन्य कर्मियों के पार्थिव शरीरों को उनके गृह नगरों में भेजा गया। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले वायुसेना के जूनियर वारंट अधिकारी प्रदीप अरक्कल का पार्थिव शरीर शनिवार को ग्वालियर लाया गया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी साथ थे। केरल सरकार में मंत्री और सीमा पर बड़ी संख्या में लोगों ने वायुसेना के दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि दी। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक स्थान आगरा के सरन नगर पहुंचा, जहां पर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह का पार्थिव शरीर आज झुंझुनू लाया गया। हवाई पट्टी पर स्थानीय सांसद नरेंद्र कुमार, विधायक रीटा चौधरी समेत वहां मौजूद लोगों ने पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्क्वाड्रन लीडर सिंह की पार्थिव देह को भारतीय वायुसेना के फूलों से सजे एक ट्रक में पैतृक गांव घरडाना खुर्द ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ हुआ। हादसे में जान गंवाने वाले लांस नायक बी साईं तेजा का पार्थिव शरीर आज बंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। JWO राणा प्रताप दास का पार्थिव शरीर भी भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटी कृतिका और तारिणी ने हरिद्वार में गंगा नदी में अपने माता पिता की अस्थियां विसर्जित की। दिल्ली के बॉर्डरों पर 1 साल से ज्यादा समय से डटे किसानों ने तंबू उखाड़ लिए हैं और अपना सामान ट्रकों पर लादकर घर लौटना शुरू कर दिया है। सिंधु बॉर्डर पर बनाया गया करीब 40 फुट चौड़ा और 100 फुट लंबा किसान मोर्चा का पंडाल भी हटा लिया गया। अब तक तकरीबन 50% किसान अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। किसानों ने जश्न मनाने के बाद टीकरी बॉर्डर से भी कूच किया। इस दौरान किसानों ने बैंड बाजे और विजय गीतों के साथ रंगीन रोशनी से सजे अपने ट्रैक्टरों को निकाला। कई प्रदर्शनकारियों ने खुशी से झूमते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। गौरतलब है कि 26 नवंबर 2020 से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर किसानों ने विरोध में हिस्सा लिया था और इस कड़े विरोध के बाद केंद्र सरकार ने 29 नवंबर को संसद में कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए विधेयक पारित किया था। और इधर अमेरिका के कई राज्यों में टॉर्नाडो ने भारी तबाही मचाई है। केंटकी राज्य में तूफान के कारण बड़ी तबाही देखने को मिली। अब तक इसकी चपेट में आने से 50 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। केंटकी के गवर्नर एंडी बेशेयर ने इस घटना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि तूफान के कारण अब तक कम से कम 50 लोगों की जान जा चुकी है।
प्रशासन ने राहत और बचाव के कार्य शुरू कर दिए हैं। बवंडर की वजह से 2.4 लाख लोगों को अंधेरे में रहने पर मजबूर होना पड़ा। मिसौरी में सेंट चार्ल्स और सेंट लुइस काउंटी के कुछ हिस्सों में 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और सेंट चार्ल्स काउंटी के कम से कम 3 निवासियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ऑगस्टा, मिसौरी के पास के एक क्षेत्र में बवंडर के चलते कई मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। अमेरिका ने चीन, म्यांमार और उत्तर कोरिया के कई लोगों और कंपनियों पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चीन की कंपनी सेंसटाइम ग्रुप को भी निवेश की दृष्टि से प्रतिबंधित कर दिया है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य संबंधित लोगों की आवाजाही को सीमित करना और कंपनियों को वैश्विक वित्तीय व्यवस्था से दूर रखना है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चीन, बेलारूस और श्रीलंका के 12 लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी है। कनाडा और ब्रिटेन ने भी म्यांमार में मानवाधिकार हनन को देखते हुए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल मानवाधिकार दिवस पर उत्तर कोरिया और म्यांमार की सैन्य इकाइयों पर प्रतिबंध बढ़ाने की घोषणा की। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को उनकी 86वीं जयंती के मौके पर देश अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लगभग 4 दशक से अधिक समय के अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान प्रणब मुखर्जी ने देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में साल 2012 से 2017 तक अपनी सेवाएं दी। साल 2019 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के राजभवन में प्रणब मुखर्जी की प्रतिमा के सामने राष्ट्रपति ने पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट पर अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने प्रणब मुखर्जी को एक विद्वान राजनेता, बुद्धिजीवी और सर्वसम्मत निर्माता बताया। और इधर एशेज सीरीज में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने शानदार शुरुआत की। 5 टेस्ट की सीरीज के पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। पहली पारी में इंग्लैंड ने 147 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 425 रन बना दिए। इसके बाद मैच के चौथे दिन इंग्लैंड टीम ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 220 रन दागे और आगे खेलना शुरू किया। इसके बाद टीम 8 विकेट पर 77 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की टीम 297 रन पर ढेर हो गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 20 रन का आसान लक्ष्य मिला, जो उसने 1 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। श्री काशी विश्वनाथ धाम के भव्य निर्माण के बाद अब लोकार्पण की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को श्री विश्वनाथ धाम जनता को समर्पित करेंगे। उससे पहले नए रूप में दिख रही है काशी। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्य झलकियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।